हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल मैथ क्रेज। तो हमने पिछले लेक्चर्स में रिलेशंस के ऊपर बात किया था। अब हम क्या करेंगे, इस लेक्चर से हम कुछ चेंज करने वाले हैं। और वो क्या चेंज करने वाले हैं कि जो हम 11th एंड 12 का कंसेप्ट एक में पढ़ा के आप लोगों को बतला रहे थे, उसको हम क्या करेंगे कि सीक्वेंस अगर फंक्शन का चल रहा है तो फंक्शन का सीक्वेंस चलेगा, लेकिन क्या होगा उसमें कि सपोज कर लीजिए अगर हम फंक्शन पढ़ा रहे हैं तो जो लेक्चर आएगा लेक्चर 1, तो लेक्चर 1 सपोज कर लिए फंक्शन 11th के लिए है तो 11th के लिए रहेगा। लेकिन जो लेक्चर 2 आएगा सपोज कर लीजिए वो 12th के लिए है तो वो 12th के सेक्शन में जाएगा। और जिनको दोनों चाहिए, मतलब कि जो आईआईटी और एनडीए के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको दोनों लेक्चर चाहिए, उनके लिए अलग सेक्शन होगा जिसमें वो जाके एक साथ सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेकिन जो केवल चाहते हैं 11th का पढ़ना, उनको हम 11th के सेक्शन में फंक्शन का 11th का लेक्चर जाएगा। वैसे ही अगर कैलकुलस का बात करें तो कैलकुलस जो 11th का होगा वो 11th के सेक्शन में जाएगा, और जो 12th का होगा 12th के सेक्शन में जाएगा, और जो दोनों पढ़ना चाहेंगे वो दोनों के सेक्शन में जाएगा। तो ऐसे जो जो टॉपिक आएंगे जो कि दो सेक्शन वाले हैं, जैसे 11th में भी हैं 12th में भी हैं, तो उनको हम इसी तरह से बताएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन। तो हम फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम बता देना चाहेंगे कि हम फंक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ओके, तो आइए देख लेते हैं हम फंक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन, ये फंक्शन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे। पहले ये टॉपिक रहेगा, इसमें बहुत सारा टॉपिक आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फिर हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस के ग्राफ। फोर्थ पे पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ दैट ग्राफ, मतलब डोमेन एंड रेंज जो ये फंक्शन है उनके डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। और पांचवें में पढ़ेंगे हम लोग, फिफ्थ में, मेथड टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। ओके, तो यहाँ तक तो ये पढ़ें। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा कि जो फंक्शंस होंगे उनके इक्वालिटी इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसका आप फील कुछ ले लीजिए, जैसे अगर आएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गया कि log x टू द बेस 2 ग्रेटर देन 3, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 3, ये सारे फंक्शन हैं तो x के वैल्यू क्या हो सकता है ये पढ़ने वाले हैं। फिर ऐसा आ गया कि साइन x जो है वो ग्रेटर देन है 1/2 और लेस देन इक्वल टू है 1, तो इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, उसके बाद आ गया कि सपोज कर लीजिए हमारे पास है मॉड ऑफ x लेस देन 2, इसको सॉल्व करना सीखेंगे। या आ जाए मॉड ऑफ fx लेस देन 2, इन सब को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे इनइक्वालिटी में। वैसे ही अगर इक्वालिटी का बात करें तो इसके इनइक्वालिटी के चेंज की जगह पे हम लगा देंगे इक्वालिटी का साइन। तो ये सब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी में। ओके, तो ये सब पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th पे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ये हो सकता है ये आखिरी लेक्चर हो फंक्शन का, तब हम ये पढ़ें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो इससे पहले हम, अब ये 11th का सिलेबस का इतना लगभग रहेगा। ये था ऊपर ऊपर का बात कि हम लोग क्या मेनली बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक होंगे जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये तो 11th का हो गया, 11th के और 12th के दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं एंड 12th के, लेकिन मेनली जो होगा वो 11th के लिए होगा। ओके, अब 12th में क्या आएगा, 12th में आएगा, अब जब 12th का सिलेबस स्टार्ट होगा तो उसमें आएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फिर आएगा इवन एंड ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तीसरा हम लोग बात करेंगे इनवर्स फंक्शन, इनवर्स
फंक्शन, फिर बात करेंगे हम लोग पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन जो जो चीज़ उसमें हम लोग बात की, मेथड ऑफ फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज, इनइक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। अब इन सब का हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि मतलब अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग सॉल्व करके अब हम लोग क्वेश्चन उस पर करने वाले हैं 12th में। उसके बाद आएगा लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है हमारा फंक्शनल इक्वेशन। और यहाँ पे एक टाइप्स भी आ जाएगा, मान लीजिए पहला इसको मान लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन में 11 12th के हिसाब से हम लोग बात कर चुके हैं वहाँ पे 11th में टाइप ऑफ फंक्शन, लेकिन टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने तरीके के होते हैं, और इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि 11th में भी और 12th में दोनों मिला के हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन दोनों पढ़ लें। एक्चुअली टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो हमारा 12th का ही कंसेप्ट है, लेकिन इसमें टाइप्स होगा कि लीनियर, इस टाइप्स के टाइप्स आएंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। लेकिन जब टाइप्स ऑफ फंक्शन इसमें आएगा तो हम लोग वन वन फंक्शन, वन वन, ये सब के बारे में बात करने वाले हैं, वन वन, वन टू। जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन 12th में क्या आएगा, वन वन, ऑन टू, मेनी वन और इनटू, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। वन वन, ऑन टू, मेनी वन, ये सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। ओके, तो ये तो था हमारा कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि 11th एंड 12th का दोनों साथ में ही चलेगा, लेकिन 11th का जो लेक्चर रहेगा 11th के सेक्शन में, 12th का रहेगा वो 12th के सेक्शन में। और देखिए, और जो 11 12 दोनों पढ़ना चाहते हैं उनका एक सेपरेट सेक्शन रहेगा, वो IIT और NDE करके रहेगा वो सेक्शन, उसमें हम पूरा पढ़ सकते हैं 11 12 का। एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो चाहते हैं NCERT सोल्यूशन, चाहे वो 11th के हो चाहे 12th के या तो दोनों हो, तो मैं उसके लिए अलग से एक सेक्शन बनाऊंगा जिसमें लिखा रहेगा NCERT सॉल्यूशंस, जिसमें हम लोग केवल सॉल्यूशंस पे बात करेंगे कि एन से, वो भी टॉपिक वाइज, जैसे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, जैसे अब लाइन से हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्या, उसमें मैं कराऊंगा क्वेश्चन, पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें केवल एक्सरसाइज रहेगा। ओके, तो और मैं बताया है कि ये सब चीज़ पढ़ेंगे तो साथ में कुछ ट्रिक्स भी आएंगे, तो ट्रिक्स का अलग से वीडियो बनने वाला है, तो लगभग इस पर बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसको आप लोग सारा लेक्चर पढ़िएगा, जो कि 11th में है तो 11th के सारे पढ़ें, 12th में है तो 12th के सारे पढ़ें, या दोनों पढ़ना चाहते तो दोनों पढ़ें। टाइम लगेगा लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर करूँगा। ओके, तो आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, आज फंक्शन। और क्या हम फंक्शन में पढ़ेंगे वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं पूरे चैप्टर में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे, आज फंक्शन में आज क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो हो गया पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अब देखेंगे हम आज के टॉपिक्स में क्या क्या हम फंक्शन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन। फिर हम बात करेंगे कि फंक्शन हो गया, और देखिए उसके बाद क्या बात करेंगे कि कुछ आएंगे मैपिंग डायग्राम, मैपिंग डायग्राम। उसके बाद आएगा टर्म्स, कुछ टर्म्स आएंगे जो कि हम लोग बात करेंगे इस फंक्शन में, वो 11th के और 12th दोनों बच्चों के लिए ज़रूरी है ये टॉपिक। ये लेक्चर 1 जो होगा ये 11th एंड 12th के दोनों को ज़रूरी है, और जो दोनों को ज़रूरी होगा वो दोनों के सेक्शन में जाएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी, लैरिटी बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, ये हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन का कंसेप्ट। ओके, फिर क्या पढ़ने वाले हैं हम कि
रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो ये तो था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके ग्राफ्स, कुछ जैसे ग्राफ्स का हम लोग बस थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, ग्राफ्स का बस थोड़ा सा नॉलेज लेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद अगले में पूरा बात करेंगे। और ग्राफ्स का यूज करके हम वर्टिकल लाइन टेस्ट को जानेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसका ये टॉपिक आएगा, हाउ टू डिटरमाइन रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन को कैसे हम डिटरमाइन करें, इसमें हम बात करेंगे। और फिर एक दो क्वेश्चन जो कि आज का फ्लो रहेगा। तो ये हमारा फ्लो रहने वाला है आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शन टॉपिक से। तो हम बात करेंगे फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन जो होता है, फंक्शन वो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। जब हम रिलेशन पढ़ा रहे थे तो एक टर्म बताए थे, आर फ्रॉम ए टू बी। ये हम टर्म आप लोगों को बताए थे, आर फ्रॉम ए टू बी। ये दिखलाता था कि रिलेशन ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। ये दिखलाता था आर जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का, यही दिखलाता था। तो जब ऐसा फंक्शन जो कि आर फ्रॉम ए टू बी है, तो आर कोई मान लीजिए रिलेशन हो या फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अभी आप नहीं जानते हैं कि क्या होता है ये। तो सपोज करिए हमारे पास एक रिलेशन है जो कि फ्रॉम ए टू बी है, ए से लेके बी तक। तो अगर हम कहें इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक आउटपुट इन बी। अगर हम कहते हैं कि जो प्रत्येक एलिमेंट है ए का, उसके पास यूनिक आउटपुट है बी में, मतलब कि जो प्रत्येक एलिमेंट ए का है उसके पास एग्जैक्टली एक आउटपुट है बी का। मतलब जो ऑर्डर पेयर हम लोग लिखते हैं, तो उस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट होता है, वो सारे फर्स्ट एलिमेंट वो ए के आने चाहिए। मतलब ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, कंप्लीटली एलिमेंट आने चाहिए। और इस तरीके से आने चाहिए कि ये वाला फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ कोई एलिमेंट एग्जैक्टली एक एलिमेंट बी का हो। मतलब सपोज के लिए इसमें 1 है और इसमें ए है, ए बी में से बिलोंग करता है। तो ऐसे ही अगर 2 होगा, मान लीजिए ए के अंदर 1 2 है, तो ये जो सेट बनेगा फंक्शन का एफ, उसमें आने चाहिए 1a और 2a। सपोज के लिए ऐसा आ गया तो हम कह देंगे ये फंक्शन है, क्योंकि कंडीशन 1 कि जितना भी ये इसमें का एलिमेंट है सेट ए का, वो कम्प्लीटली ऑर्डर पेयर में आना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे। और जितना भी एलिमेंट है बी का, जरूर नहीं को सारे एलिमेंट हैं, लेकिन वो केवल एक से ही, मतलब ये 1 जो हो कम से कम एक से तो रिलेट करना ही चाहिए। ए से किया 2 से भी कर सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक से रिलेट करना चाहिए। और जो ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा जो ए का होगा, उसके पास केवल यूनिक होना चाहिए आउटपुट इन बी। तो ये सब चीज़ें, यूनिक आउटपुट, ये सब चीज़ें हम लोग आगे समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि फंक्शन क्या है, कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, कि ऐसा कि जो हम ए से बी तक लेते हैं उसका जो ए होता है वो क्या हो जाता है, हमारा डोमेन हो जाता है। जैसे रिलेशन में हम लोग पढ़े थे कि डोमेन क्या होता है, तो डोमेन वो होता है जो सेट ऑफ फर्स्ट ऑल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो ए के सारे एलिमेंट आएंगे, इसलिए इसका जो डोमेन बनेगा, डोमेन ऑफ एफ, वो हो जाएगा ए। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। तो ये इससे हमको ये पता चला कि जो पहला तो कंडीशन ये है फंक्शन होने के लिए कि उसका जो कम्प्लीटली ए है वो उसका डोमेन बन जाना चाहिए। ओके, उसके बाद दूसरा कंडीशन ये है कि जो इसका प्रत्येक एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए
हैज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। अब हम कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लीजिए बी जो सेट है उसमें ए बी ऐसे एलिमेंट लिखा है, ठीक है। तो अगर ये कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, तो अगर हम वन को ए के साथ रिलेट करती हैं तो वन को अगर हम बी के साथ रिलेट करती है तो रिलेशन सेटिस्फाई करता है। अगर इसमें वन बी लिख दें ये तो रिलेशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे वन के साथ ए भी आ रहा है, वन के साथ बी भी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि वन के साथ ए भी आ गया, वन के साथ बी भी आ गया, वन एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी नहीं आ रहा है, मतलब कि एग्जैक्टली वन नहीं आ रहा है, इसके साथ दो आ रहा है। तो अगर एग्जैक्टली वन से अधिक आ जाए या एग्जैक्टली वन से कम भी आ जाए, मतलब वन के पास कोई एलिमेंट रिलेट ही ना कर रहा हो, सपोज कि ना वन के साथ ए रिलेट कर रहा है ना वन के साथ बी रिलेट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन यही है कि जितने भी इसका डोमेन है, डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे किसी न किसी बी के एलिमेंट से रिलेट करने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कहता है कि एवरी एलिमेंट जो ए का उसके पास एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए, तो फंक्शन का दूसरा कंडीशन है। तो ये आपको बात समझ में आ गया कि फंक्शन होगा कब। अब हम समझते हैं जो मैपिंग डायग्राम हमने पढ़ा था उसके मदद से समझते हैं कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन थ्योरेटिकली और कुछ एग्जांपल के मदद से। अब हम समझेंगे मैपिंग डायग्राम से कि एक्चुअली फंक्शन ये होता क्या है। ओके, तो ये देखिए जब हम मैपिंग डायग्राम पढ़े थे तो हमने दो ओवल बनाया था, मतलब दो ओवल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था। ये हमारा ओवल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसमें 1 2 3 एलिमेंट लिख लें और इसमें ए बी सी लिखते हैं और हम कहते हैं कि ये फंक्शन है फ्रॉम ए से बी तक, ए जो होगा वो होगा ए से बी तक, ए जो होगा वो 1 2 3 होगा। ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो कब ये फंक्शन होगा, मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को, तो ये कब फंक्शन हो सकता है, जब 1 रिलेट करे ए से, ओके, 2 रिलेट करे बी से, 3 भी रिलेट कर सकता है बी से। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, 1 2 3 तीनों एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, तो मतलब ये ओके है। जब तीनों एलिमेंट रिलेट करें तो पहला कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी। ये तो पहला कंफर्म हो गया कि पहला कंडीशन ट्रू है। अब दूसरे कंडीशन में जाते हैं। दूसरा कंडीशन ये कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। तो देखिए 1 के पास ए है, 1 के पास और कोई नहीं है, 2 के पास बी है, 2 के पास कोई और नहीं है, 3 के पास बी है, 3 के पास कोई और नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे कि 2 बी से रिलेट कर रहा है, 3 बी से रिलेट कर रहा है, तो क्या ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन ऐसा नहीं कहता है कि कोई सेट ए के एलिमेंट, दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट बी से रिलेट नहीं कर सकते, ये ऐसा कुछ नहीं कहता है। ये ऐसा नहीं कहता है कि 2 जब रिलेट कर रहा है बी से तो 3 रिलेट नहीं कर सकता है बी से, ऐसा कुछ वो नहीं कह रहा है। ये जो है ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, बस ये कहता क्या है कि अगर 2 रिलेट कर गया बी से तो 2 कोई और एलिमेंट से रिलेट नहीं कर सकता है, मतलब 2 रिलेट नहीं कर सकता है सी से, 2 रिलेट नहीं कर सकता है ए से। ये कंडीशन है और ये कंडीशन नहीं है। ऐसा कंडीशन रिलेशन में फंक्शन में नहीं होता है, ऐसा कंडीशन होता है। ये सेकेंड कंडीशन है। हमारा फर्स्ट कंडीशन था कि सारे एलिमेंट रिलेट करने चाहिए किसी न किसी एलिमेंट से, और दूसरा था कि जो एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं उनके पास वन एंड ओनली वन आउटपुट होना चाहिए बी का। ओके, तो ये था हमारा डायग्रामेटिकली कि कैसे हम समझें कि फंक्शन क्या होते हैं। ओके, ये तो हमने समझ लिया। तो अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और आपसे हम पूछेंगे क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो एक रिलेशन R 1 2 2 3 3 4 ये कुछ एलिमेंट लिखे हैं, तो इसमें हम देखा है और एक और लिखते हैं 1 2 1 3 2 3, ये हो गया दूसरा। तीसरा लिखते हैं
2 2 2 3 2 1। अब ये तीनों के मदद से हम समझते हैं कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा रिलेशन होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमको ये नहीं बताया कि इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो अगर ऐसा नहीं दिया रहता है तो हम केवल सेकेंड कंडीशन ही चेक करते हैं। ऐसा अगर दिया है तो केवल हम सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं, क्योंकि इसमें डोमेन और रेंज का कहीं बात नहीं किया है। तो हम इसलिए इसका हम सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे और बताएंगे कि सेकेंड कंडीशन की मदद से इसका डोमेन क्या बनेगा और रेंज क्या बनेगा। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है। जैसे इसमें देखिए, पहले हम तीसरे से स्टार्ट करेंगे। तो तीसरे में कह रहा है कि इसमें 2 2 है, ओके। इसमें कह रहा है 2 3 है, ओके। 2 1 है। इसमें क्या गलत कह रहा है? तो आप ध्यान से देखेंगे, 2 2 से रिलेट कर रहा है, तो फिर 2 3 से भी रिलेट कर रहा है। तो ये सेकेंड कंडीशन फेल कर जा रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट। तो यहाँ पे डोमेन का जो 2 मान लो डोमेन में है तो उसके पास 2 आउटपुट है, 2 और 3, इसलिए ये जो होगा ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ओके। ये समझ में आ गया, फंक्शन है, रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा। तो अगर दूसरा हम बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये दूसरे में 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है। वैसे ही जैसे थर्ड वाले में था वैसे ही सेकंड में 1 2 से रिलेट कर रहा है और 1 3 से भी रिलेट कर रहा है। मतलब कि 1 जो डोमेन में है वो उसका 2 आउटपुट आ रहा है, तो इसलिए ये भी रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। अब आता है पहला। इसमें आप देखेंगे कि 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, 3 4 से रिलेट कर रहा है। ये सेकेंड कंडीशन को वायलेशन नहीं कर रहा है, मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक आउटपुट को वायलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा रिलेशन भी होगा और फंक्शन भी होगा। तो यहाँ से पता चल गया ये तीनों रिलेशन है लेकिन फंक्शन केवल यही है। तो आप हमसे पूछे कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हम बताएंगे डोम ऑफ आर, मतलब इसको डोमेन पढ़ते हैं। डोमेन ऑफ आर जो होगा हमारा हो जाएगा 1 2 3। और रेंज पूछे तो जैसे हम रिलेशन का फाइंड करते थे सेम टू सेम ऐसे इसमें भी फाइंड करेंगे 2 3 4। ये हमारा डोमेन एंड रेंज हो गया। तो बात समझ में आई इतना कि डोमेन रेंज अगर ऐसे दिया और पूछे कि ये फंक्शन है कि नहीं है तो पहले तो बताएंगे कि फंक्शन किस तरह से है, तो सेकेंड कंडीशन का यूज करके बताएंगे ये फंक्शन है। और दूसरा कंडीशन हम इसका डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे इसी की मदद से, ओके। तो ये था हमारा डोमेन एंड रेंज का थोड़ा सा इंट्रो और बाय फंक्शन की मदद से, ओके। अब ये सब हो गया तो अब हम अपने जो टॉपिक नेक्स्ट आने वाला वो देखते हैं कि क्या है। अब हम कुछ टॉपिक है जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स समझना ज़रूरी होता है। कुछ टर्म्स हैं, अब हम समझेंगे टर्म्स जो इसमें आते हैं। तो टर्म्स क्या होते हैं? तो इसमें पहला टर्म आता है डोमेन का। तो डोमेन आप जानते ही हैं क्या होता है कि सेट ऑफ फर्स्ट ऑल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। फिर आता है रेंज। तो रेंज भी आप जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ये होता है हमारा रेंज। फिर आता है तीसरा कोडोमेन। तो कोडोमेन भी आप जानते हैं, जैसे अगर कहे कि f फ्रॉम a टू b अगर दिया है ऐसे तो हम कह देंगे कि जो यहाँ पे b दिया है वो क्या है, हमारा कोडोमेन है। अगर ऐसे लिखा है तो हम कहेंगे कि क्या है, b क्या है, हमारा कोडोमेन है। और फंक्शन में स्पेशली अगर ऐसे दिया है तो फंक्शन के लिए जो a होता है वही उसका डोमेन बन जाता है, लेकिन रेंज b नहीं बनेगा, ओके। अब कोडोमेन b बन जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट आता है अगर ऐसे लिखा है, ओके। फोर्थ में देखिए अगर ऐसे लिखा है कि ए बी बिलोंग कर रहा है एफ से, अगर ऐसे कुछ लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इम्प्लाई करता है कि एफ ए इक्वल टू बी। अगर ऐसे लिखता है इसका मतलब ये होता है एफ फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू बी, मतलब जो फंक्शन का वैल्यू होगा ए पे वो बी है, तो इसका मतलब यही होता है। तो अगर हमसे कहता है कि ऐसा कुछ लिखा है ए इज बी इज इमेज ऑफ ए, तो हम समझ जाएंगे कि बी क्या है, इमेज है ए का। तो अगर ऐसे लिखते हैं एफ ए इक्वल टू बी तो हम कहेंगे बी इज इमेज ऑफ ए। और अगर फिर देखेंगे कि क्या कह रहा है तो हम लिखेंगे, अगर ऐसे लिखता है ए इज प्री इमेज ऑफ बी, अगर
एफ ए इक्वल टू बी है, तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो ए है वो क्या है, प्री इमेज ऑफ बी है। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा सा इसको याद भी कर सकते हैं कि बी को कहते हैं हम इमेज किसका, ए का, और ए को कहते हैं प्री इमेज ऑफ बी का। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट याद करने लायक तो याद कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है कि अगर हम नोटेशन है एफ फ्रॉम ए टू बी लिखा है, ए टू बी, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी सिंपल हो गया रिप्रेजेंटेशन इसका, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास फंक्शन एफ जो बनेगा सेट, जैसे इसमें a1 b1 a2 b2 ऐसे सब आएंगे, तो उसमें जो दो ऑर्डर पेयर हम लेंगे, दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, मतलब डिस्टिंक्ट का कहने का मतलब कि 1 2 2 3 मतलब अलग अलग ऑर्डर पेयर अगर हम लेंगे, तो जो उसका दो ऑर्डर पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे 1 2 है 1 3 है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। फंक्शन अगर है तो 1 2 और 1 3 किसी एक फंक्शन के सेट में नहीं आ सकते हैं, ऐसा कभी नहीं आ सकता है एक साथ, क्योंकि वायलेशन कर रहा है सेकेंड इसका नियम का कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन है यूनिक आउटपुट। तो यहाँ पे 1 के साथ 2 भी रिलेट कर रहा है, 1 के साथ 3 भी रिलेट कर रहा है, तो ये हमको वायलेट कर रहा है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं लेंगे। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, नो, ये जो 1 2 अगर हम लिखते हैं 1 2, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 3 के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ऐसा कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेकंड जो हम लोग पढ़े हैं नियम उसको वायलेट कर क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मीन्स डोमेन हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट, लेकिन यहाँ पे 1 का 2 भी आउटपुट है, 1 का 3 भी आउटपुट है, इसलिए वायलेट करे, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका क्या लिखा रहता है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो ये हमारा हो गया कि कोई भी जो दो ऑर्डर पे डिस्टिंक्ट ऑर्डर पे उनके जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। ये हमारा नोटेशन था। उसके बाद ये टर्म्स हो गए। फिर अपने नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन और सिमिलरिटीज। ओके, अब हम इसको मैपिंग डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए चलते हैं, डिफरेंस और सिमिलरिटी बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक आ गए हैं, डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन रिलेशंस एंड फंक्शन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस और सिमिलरिटी बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, तो हम इसको मैपिंग डायग्राम की मदद से समझेंगे और आपसे हम पूछेंगे कि इसमें से कौन सा रिलेशन है और कौन सा फंक्शन है और कौन सा दोनों है, हम ये पूछने वाले हैं आपसे। तो सपोज कर लीजिए पहला मैपिंग डायग्राम कुछ लिखा है ऐसे 1 2 3 ABC, ये इससे रिलेट किया, ये इससे रिलेट किया, ये एक रिलेशन है। पर तो कोई भी चीज़ बनेगा तो रिलेशन तो होगा है। तो अब ये हो सकता है कि फंक्शन ना हो या हो। फिर अब देखते हैं 1 2 3 ABC, ये ओके। दूसरा हो गया, तीसरा पे चलते हैं 1 2 3 ABCD, ओके। फिर अब चौथा अपना बनाते हैं, फोर्थ 1 2 3 ABCD, इसको ऐसे लिखते हैं, यूं करते हैं। तो अब देखिए, आप देखेंगे कि जो ये ए है ये तो हमारा डोमेन दिखा रहा है और ये हमारा दिखा रहा है को डोमेन, A B
ए बी, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, हमारा ये हो गया आर। तो मतलब ये हमको एक रिलेशन तो कंफर्म है दिखा रहा है, लेकिन अब हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो डोमेन ए है तो क्या ये डोमेन बन रहा है। तो आप देखेंगे जो 3 है, 3 से कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये डोमेन नहीं बन पा रहा है। जो ए है सेट वो डोमेन नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 जो है उससे कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे में। तो इसमें आप देखेंगे पहले ये वाला 1 के साथ ए रिलेट कर, ऐसे एक और बना लीजिए आप यूं करके। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 के साथ ए रिलेट कर रहा है, 2 के साथ बी सी दोनों रिलेट कर रहा है, 3 के साथ ए रिलेट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जो सेकंड था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट। तो यहाँ आप देखेंगे 2 के साथ बी भी रिलेट कर रहा है, 2 के पास सी रिलेट कर रहा है, मतलब कि 2 चीज रिलेट कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है 2 रिलेट करे बी से और 2 रिलेट करे सी से, 2 चीज रिलेट करें, तो कन्फर्मली ये फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। अब आते हैं इस पर। तो इसमें आप देखेंगे पहला कंडीशन कि ये सेट होना चाहिए पूरा, ये सेट ए जो होना चाहिए डोमेन बनना चाहिए, 1 2 3 डोमेन बन रहा है, ओके। अब दूसरा होना चाहिए कि जो प्रत्येक एलिमेंट हो केवल प्रत्येक एलिमेंट से रिलेट करे, 1 ए से रिलेट करे, 2 बी से रिलेट करे, 3 सी से रिलेट करे, और किससे नहीं कर रहा है, सब एक से एक ही कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसमें। तो इसलिए ये हमारा दोनों हमारा क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए फंक्शन भी हो गया, रिलेशन भी हो गया। अब आते हैं अपने दूसरे फोर्थ वाले में। तो फोर्थ में आप देखेंगे कि 1 ए से रिलेट कर रहा है, 2 ए से रिलेट कर रहा है, 3 बी से रिलेट कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये जो 1 2 है वो ए से रिलेट कर रहे हैं, तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? तो आपके माइंड में ऐसा आया होगा। तो एक मिनट रुकिए, हमारा जो कंडीशन था दोनों फंक्शन के, तो पहला क्या कहता था कि सेट ए डोमेन होना चाहिए, तो डोमेन है। दूसरा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज वन एंड ओनली वन आउटपुट, मतलब कि अगर 1 रिलेट कर रहा है ए से तो 1 और किसी से रिलेट ना करे, ये कंडीशन था हमारा फंक्शन का। तो ऐसा कुछ तो ये वायलेट नहीं कर रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि 1 रिलेट कर रहा है ए से और 2 भी रिलेट कर रहा है ए से। तो हमने कब कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसा हो सकता है। मतलब ये देखिए, जैसे 1 रिलेट कर रहा है ए से और 2 रिलेट कर रहा है ए से, ऐसा हो सकता है। लेकिन 1 रिलेट कर रहा है ए से और 1 रिलेट कर रहा है बी से, ऐसा नहीं हो सकता है। एक अगर ऐसा हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा तो ही फंक्शन होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे फंक्शन नहीं है। लेकिन ऐसा हो 1 रिलेट कर रहा है ए से और 2 रिलेट कर रहा है ए से, तो हम कहेंगे ठीक है फंक्शन है। तो ये था हमारा डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमको पता चला कि नीचे वाले दोनों फंक्शन और रिलेशन दोनों है, लेकिन ऊपर वाले दोनों केवल रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। ये तो बात समझ में आया हमको रिलेशन और फंक्शन से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, डोमेन, रेंज, ग्राफ्स, वर्टिकल लाइन टेस्ट, इन सब पे हम एक साथ इन सबको ही ले लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ का। तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है। जो 12th में होंगे वो जानते होंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि वो पैराबोला पढ़ चुके होंगे। लेकिन 10th वाले भी जानते होंगे, जो पढ़े होंगे बढ़िया से, वो जानते हो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है। तो मैं बतला देता हूँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या दिखला रहा है? ये वाला दिखा रहा है x का लाइन और ये वाला दिखला रहा है y का लाइन। तो सपोज के लिए अगर x इक्वल टू 1 डालते हैं हम, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू आता है हमारे पास 1। अगर x इक्वल टू -1 डालते हैं तो y इक्वल टू तो भी आता है 1। अगर x इक्वल टू 0 डालते हैं तो y इक्वल टू आता है 0। तो ये 0 0, ये हमारा 1 1, ये हमारा 1 1, ये हमारा -1 1। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम 2 डालेंगे तो यहाँ पे 4 होगा। ये कुछ ऐसे ऊपर जाके यहाँ पे 4 बनेगा, ये 4। वैसे ही यहाँ पे -2 अगर हम डालें
तो यहाँ पे हमारा 4 बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा -2 और 4, और ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 1 1, और ये पॉइंट जो होगा वो दिखलाएगा -1 1, और ये 0 0। ये हमारा जो ग्राफ दिखला रहा है ये इसी तरीके से दिखला रहा है। तो ग्राफ प्लॉट करना तो आप 10th में सीख चुके होंगे। तो ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम क्या देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो y = x² में जो भी वैल्यू x² पे डालने पे y आ रहा है, जो भी वैल्यू x जो सेटिस्फाई ले रहा है, मतलब x में जो जो वैल्यू डाल रहे हैं वो ले रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डोमेन। जैसे इसमें कुछ भी रियल नंबर कोई भी वैल्यू डालते हैं तो ये हम हमेशा ले लेता है। तो ये ले लिया, इसका मतलब कि जो इसका डोमेन आया, डोमेन ऑफ ये मान लो f(x) = x² है, ठीक है, f(x) = x² है ये। तो जब f(x) = x² है तो इसका जो डोमेन बनेगा, डोमेन ऑफ f, वो हो जाएगा r, क्योंकि x में 0 भी डालें, 0.1 डालें, 0.2 डालें, -0.1 डालें, तो ऐसे कुछ भी वैल्यू डालते हैं x के अंदर तो ये हमेशा सेटिस्फाई करता है किसी भी रियल नंबर के लिए। अब देखिए, अगर हम कोई भी वैल्यू डालें, इसमें कोई भी वैल्यू डालते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी डालते हैं, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो हमको पता चला कि इसका जो रेंज आता है, वो रेंज ऑफ f जो आता है वो r आता है। तो कुछ कंडीशन में हमको पिछले सारे जब कंडीशन पढ़े उसमें हमको रेंज डोमेन दिया हुआ कि f a से b है, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन दे दे और वो हमको पता रहना चाहिए कि उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा। ओके, तो ये था डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट। अब हम मान सकते हैं इसका रेंज, ये रेंज जो है r नहीं होगा, वो 0 से इन्फिनिटी होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसका ग्राफ जा रहा है। तो कुछ भी x का वैल्यू डालते हैं तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका रेंज जितना आ गया। और हम कोडोमेन मान सकते हैं, कोडोमेन अपने ऊपर है कि हम क्या मानते हैं या क्वेश्चन में क्या दिया है। तो हम मान लेते हैं कोडोमेन ऑफ f = r है, तो हो गया इसका कोडोमेन। ओके, अब आता है बात कि हम कैसे डिटरमाइन करें कि ये फंक्शन ही है। ऐसा भी तो कुछ ग्राफ हो सकता था, सपोज कर लीजिए यहाँ पे इसी के पास में बनाते हैं हम कुछ ऐसा ग्राफ, ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता था। तो इसके लिए आता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये टेस्ट आता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो ये क्या कहता है कि हम इस पर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो देखिए ये खींच दिया हमने, कुछ खराब बन गया, रफ करके बढ़िया से बताते हैं आप। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हमको पढ़ना है। तो अब डोमेन, रेंज, ग्राफ तो समझ चुके हैं। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से हम डिटरमाइन करेंगे कि कोई वो फंक्शन है कि नहीं। हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा कि अगर उसका फंक्शन दिया है उसका सेट, तो हम उससे कैसे डिटरमाइन करें कि वो फंक्शन है कि नहीं है। अगर मैपिंग डायग्राम दिया तो कैसे डिटरमाइन करें फंक्शन है कि नहीं है। अगर अब ग्राफ दिया है तो हम कैसे डिटरमाइन करें वो फंक्शन है कि नहीं है। तो सपोज कर लीजिए y = x² का ग्राफ है, y = x² का ग्राफ है। तो अगर ये y = x² का ग्राफ है तो क्या होगा, अगर y = x² का ग्राफ है तो अगर हम इस पर एक वर्टिकल लाइन डालते हैं, क्या डालते हैं, वर्टिकल लाइन, तो आपको दिख रहा होगा कि ये वर्टिकल लाइन किसी एक पॉइंट पे ही ग्राफ को कट कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि जो वर्टिकल लाइन हो, वर्टिकल लाइन वो किसी एक पॉइंट पे कट करे, केवल लाइन ओनली वन पॉइंट पे कट करे, पॉइंट पे कट करे, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है वो हमारा फंक्शन का ग्राफ है। लेकिन वहीं पे आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ ऐसा हो x = y² का, तो जस्ट ऐसे बन जाएगा उसका ग्राफ। और अगर इस पर आप वर्टिकल लाइन डालते हैं तो आपको दिखेगा कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट x के एक वैल्यू पे ये y का 2 वैल्यू दे रहा है, तो ये फंक्शन का कंडीशन फेल कर दे रहा है। जैसे देख भी सकते हैं, अगर y = हम डालें x, ये हमारा y है,
y इक्वल टू अगर 1 डाले या -1 डाले तो भी x जो आएगा 1 ही आएगा। मतलब 1 1 आता है इसमें एक ऑर्डर पे और दूसरा आता है 1 -1। तो इससे आपको ये पता चल गया कि ये जो 1 1 आ रहा है और 1 -1 आ रहा है कि एक 1 पे इसका 2 एलिमेंट 1 से रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा फंक्शन में नहीं होता है। तो ये आपको पता चल गया है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट की मदद से हम कैसे किसी फंक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर वो एक पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन है, अगर एक से अधिक पॉइंट पे कट करे जैसे इसमें कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं होगा। तो ये तो था आज का इंट्रो कि कैसे हम डोमेन, रेंज, फंक्शन क्या होता है, उसके कुछ टर्म्स, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने बात किया। और आज का टॉपिक भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ अभी छोटा चीज़ है उसको बचा हुआ है, उस पर हम बात कर लेते हैं। क्या है वो एनसीईआरटी में एक लाइन दिया होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। ये बहुत कॉमन सी बात है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन होता क्या है। तो क्लियर बात है कि रियल वैल्यू बोल रहा है, ये वैल्यू बोल रहा है, इसका मतलब ये रेंज से कुछ रिलेट कर रहा है। वैल्यू क्योंकि रेंज पे आता है, तो जो इसका रेंज आएगा, अगर रेंज जो आता है इस फंक्शन का, कोई फंक्शन ही होगा, उसका रेंज अगर सबसेट आता है रियल नंबर का या रियल ही नंबर आता है, रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर के सेट को, जो रेंज आए वो तो या तो सबसेट है रियल नंबर के सेट का या बराबर हो, तो हम उसको कहेंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। वैसे डोमेन एंड रेंज दोनों अगर सबसेट आए रेंज रियल नंबर के रियल नंबर आर सेट के, तो हम कहेंगे ये रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों डोमेन और रेंज दोनों जो होने चाहिए वो होने चाहिए रियल नंबर। ओके, तो अगर हम बात करें एक क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम लोग जब अब कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि y के जगह पे अगर x के जगह पे हम +-1 डालें तो y इक्वल टू 1 देता है, लेकिन y के जगह पे -i डालते हैं, y के जगह पे x के जगह पे अगर i डालते हैं तो जो y का वैल्यू आएगा वो आ जाता है -1। ओके, तो ये हमारा जो डोमेन हम डाले हैं वो इमेजिनरी डाले हैं या कॉम्प्लेक्स डाले हैं, तो इसलिए ये रियल फंक्शन नहीं होगा। तो हम इसमें केवल रियल फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा छोटा टॉपिक था। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय बाय।